शाही महल के भीतरी प्रांगण के एक तरफ के हॉल में एक सुंदर आदमी जो 20 वर्ष की आयु का लग रहा था, पीले रंग का लबादा पहने हुए चुपचाप बर्बर मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। यह घटना अचानक हुई और मैं स्वयं कोई निर्णय लेने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए मैं ईमानदारी से चौथे राजकुमार से मिलने का अनुरोध करता हूँ। मुझे आशा है कि चौथे राजकुमार मुझे क्षमा कर देंगे, मैनहुआंग के मार्क्विस ने कहा। वह सुंदर व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चौथा राजकुमार चुशिया था। हालांकि अन्य राजकुमारों के विपरीत उनका जन्म एक उपपत्नी से हुआ था। यद्यपि वे दोनों राजकुमार हैं, फिर भी उनकी स्थिति बहुत भिन्न है। हालांकि चौथा राजकुमार हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा है और उससे किसी को ईर्ष्या नहीं होती। सभी राजकुमारों में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। साम्राज्य के लगभग सभी राजकुमारों और कुलीनों का मानना था कि चौथा राजकुमार ही सिंहासन के लिए सबसे योग्य है। दुर्भाग्यवश उनका जन्म रानी से नहीं हुआ था। चौथे राजकुमार चुशिया ने सिर हिलाया और कहा, आपने जो किया वह सही है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ अचानक एक कीमियागर बन गया। हाँ, जब मैंने नेमप्लेट देखी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह कचरा अचानक कीमियागर में बदल गया। यह वाकई अविश्वसनीय है। मनहुआंग हो ने भी अपना सिर हिलाया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। यह दिलचस्प है। पिछली बार जब आपके बेटे ने सिद्धार्थ को गंभीर रूप से घायल किया था तो वह पूरी तरह से बदल गया था। वह और भी ताकतवर हो गया था और आधे कदम के रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ को भी मार सकता था। मुझे डर है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। चौथा राजकुमार खड़ा हुआ, कुछ कदम आगे पीछे चला और बोला, जब तुम वापस जाओ तो झेन्युआन मार्क्विस की हवेली की गतिविधियों पर ध्यान से नजर रखना, ताकि पता चल सके कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। याद रखना कि दुश्मन को सतर्क न करना। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा, लेकिन जहां तक सिद्धार्थ का सवाल है, मनहुआंग मार्क्विस ने झिझकते हुए कहा, अभी उसकी चिंता मत करो। वह सिर्फ एक शतरंज का मोहरा है। जब तक वह शतरंज के खेल से बाहर नहीं निकलता तब तक वह शतरंज के मोहरे के भाग्य से बच नहीं सकता, भले ही उसके पास कोई समर्थक हो। लेकिन अब उसकी पहचान थोड़ी संवेदनशील है। अपने बेटे को कुछ समय के लिए खुद को संयमित करने दो। वैसे याओयांग की चोट कैसी है? चौथे राजकुमार ने पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, चौथे राजकुमार। मेरा बेटा अब इलाज के बाद ठीक है, मार्क्विस मनहुआंग ने जल्दी से कहा। लेकिन जब झो याओयांग को वापस ले जाया गया तो वह सचमुच चौंक गया। चोटें इतनी भयानक थीं कि वह अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रहा था। सौभाग्य से, हालांकि चोटें भयानक थीं, फिर भी उनके आंतरिक अंगों को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे एक गोली दी थी जिससे उसकी जान बच गई थी। उपचार की एक अवधि और बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के खर्च करने के बाद झो याओयांग कल चलने में सक्षम हो गया। फिलहाल दूसरों से लड़ने में असमर्थ होने के अलावा उसकी हालत अब किसी भी तरह से गंभीर नहीं है। ठीक है, यह अच्छी बात है। आप पहले वापस जाएं। याद रखें कि मैंने क्या कहा था, उस जगह पर नजर रखें। अगर कोई असामान्य हलचल हो तो तुरंत मुझे सूचित करें। हाँ, मैं विदा लेता हूं। मार्क्विस मनहुआंग के चले जाने के बाद चौथा राजकुमार खिड़की पर आया, बाहर काले आकाश को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। रात हमेशा के लिए नहीं रह सकती और भोर जल्द ही होगी। मार्क्विस झेन्युआन, आप कब तक विरोध कर सकते हैं? अगली सुबह जब मार्क्विस झेन्युआन की हवेली के लोगों ने दरवाजा खोला तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि दरवाजे के सामने की जमीन बिल्कुल नई टाइलों से ढकी हुई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि जब मैनहुआंग मार्क्विस के भवन के लोग जमीन साफ कर रहे थे तो उन्होंने खून से सनी सारी जमीन खोद दी थी। पीछे छोड़ी गई उबड़-खाबड़ जमीन को देखकर वह व्यक्ति जिसे मूल रूप से इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए छोड़ दिया गया था, जाने से पहले मनहुआंग हो से मिली डांट के बारे में बार बार सोचने लगा। अंत में उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि वे पूरे मैदान का नवीनीकरण कर दें, उसके बाद वे निश्चिंत होकर चले जाएं। सिद्धार्थ इस मामले पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम कमजोर को धमकाते हो और ताकतवर से डरते हो। अब समय आ गया है कि आप कुछ समय के लिए संयम बरतें। सिद्धार्थ उठने के बाद सबसे पहले अपनी मां का अभिवादन करने गया। उसे नहीं पता था कि श्रीमती लांग कल कैसे वापस आ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली भोर हो चुकी थी। कल जो हुआ वह एक स्वप्न जैसा लग रहा था। चेनर, कल क्या हुआ? हालांकि यह देखकर कि सिद्धार्थ सुरक्षित और स्वस्थ है, श्रीमती लॉन्ग अभी भी थोड़ी भयभीत थीं। मां, मैं बड़ा हो गया हूं और एक असली मर्द बन गया हूं।
तुम्हारे पिता की तरह मैं भी इस परिवार को हवा और बारिश से बचा सकता हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से कहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ को बहुत कुछ पता चले। वह तो बस एक नश्वर थी। सिद्धार्थ ने बहुत समय पहले उसके शरीर की जांच की थी। यह एक प्रकार की जन्मजात टूटी हुई मेरिडियन थी। ऐसा नहीं था कि उसकी आध्यात्मिक जड़ें बेकार थीं, बल्कि ऐसा था कि उसकी कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं। इसके अलावा मेरी माँ अब लगभग 40 वर्ष की हो चुकी हैं और वे 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट का अभ्यास करने में और भी कम सक्षम हैं। इसके अलावा 9 स्टार हेजेमनी बॉडी आर्ट एक अत्यंत मजबूत और मर्दाना अभ्यास पद्धति है जिसका अभ्यास महिलाओं द्वारा किया जाना असंभव है। भले ही सिद्धार्थ किसी और की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह अपनी माँ की काया को नहीं बदल सका। अब वह केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी माँ की चिंता कम कर दे। अपने बेटे को रातों रात बड़ा होते हुए देखकर और अपने पति के दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व को देखकर श्रीमती लांग खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सकी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा बेटा, माँ तुमसे कुछ नहीं पूछेगी, माँ तुम पर विश्वास करती है। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी माँ के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने आज आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। सिद्धार्थ ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अंगूठी को छुआ और उसके हाथ में एक जेड बोतल आ गई। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोल पाता, श्रीमती लॉन्ग बोली, यह एक अंतरिक्ष वलय है, तुम्हें यह कहाँ से मिला? सिद्धार्थ खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। इस नजर से उसे चोर जैसा क्यों महसूस हुआ? सिद्धार्थ जानता था कि अपनी माँ से यह बात छिपाना ठीक नहीं होगा। अपनी माँ को चिंता से बचाने के लिए सिद्धार्थ ने एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान बताई। देर यह बात सभी को पता चल ही जाएगी, इसलिए उसे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सिद्धार्थ ने झूठ बोला कि पिटाई के बाद संयोग से उसकी मेरिडियन खुल गई और अब वह अभ्यास कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कीमियागिरी की भी साधना की और उनमें कीमियागर बनने की क्षमता भी थी। फिर वह अल्केमिस्ट गिल्ड में गया और मास्टर युनकी से उसकी मुलाकात हुई। वह मास्टर युनकी के पैरों से लिपट गया और रोते हुए आकाश से शिकायत करने लगा। अंततः सिद्धार्थ के बलगम और आंसुओं के प्रहार से कठोर हृदय वाले मास्टर युनकी को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें कीमियागर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। श्रीमती लॉन्ग ने जो सुना उससे वह भ्रमित हो गई, लेकिन सिद्धार्थ ने कसम खाई कि यह सच है और उसने अपनी माँ को नामपट्टिका दिखाई और उसके बाद ही श्रीमती लॉन्ग ने इस पर विश्वास किया। यद्यपि मैडम लांग साधक नहीं थीं, फिर भी वह जानती थीं कि कीमियागर अत्यंत महान प्राणी होते हैं। सिद्धार्थ के लिए कीमियागर बनना कई जन्मों की साधना से अर्जित एक आशीर्वाद था। माँ हिलना मत, मैं इसे आपके लिए लगा दूंगा। ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ ने बोतल से दवा की कुछ बूंदें निकाली, उन्हें अपने हाथ की हथेली पर रखा और धीरे से लगाया। एक सुगंध ने तुरंत पूरे कमरे को भर दिया, जिससे लोगों को आश्चर्य हुआ, मानो उस सुगंध की एक सांस लेने से पूरा व्यक्ति आराम महसूस कर रहा हो। यह देखकर कि सिद्धार्थ गंभीर था, श्रीमती लॉन्ग ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ ने धीरे से तरल दवा उसके गाल पर लगाई। एक शीतल और ताजगी भरी अनुभूति उसके हृदय में प्रवेश कर गई और श्रीमती लांग को तुरंत अपने चेहरे पर शीतलता महसूस हुई तथा उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। चेनर, यह क्या है? ऐसा लग रहा है कि यह अच्छा लग रहा है। श्रीमती लांग ने अपने बेटे की हरकतें महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, हे, यह तुम्हारे बेटे का तुम्हें तोहफा है। बस इसी मुद्रा में रहो और हिलो मत, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। शरारती, तुम बुरे लड़के हो। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया, श्रीमती लॉन्ग खुद को हंसने और उसे डांटने से नहीं रोक सकी, लेकिन उनके दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। अब जबकि उनका बेटा बड़ा हो गया है और पुत्रवत व्यवहार करना सीख गया है, श्रीमती लांग किसी भी चीज से अधिक खुश हैं। ठीक है, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। श्रीमती लांग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने एक विशाल कांस्य दर्पण पाया। यह उसका ड्रेसिंग मिरर था, जो अब सिद्धार्थ के सामने रखा हुआ था। आह! श्रीमती लांग खुद को आईने में देखकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह वास्तव में वही थी, लेकिन वह उससे बहुत छोटी लग रही थी। आंखों के कोनों पर झुर्रियां स्पष्ट रूप से काफी कम हो गई हैं और मूल रूप से शुष्क त्वचा नमीयुक्त हो गई है, जिससे वह 10 साल छोटी दिखती है। चेनर, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? श्रीमती लांग ने खुद को आईने में बहुत देर तक देखा और अविश्वास से कहा। मुझे नहीं पता कि यह सपना है या नहीं,
लेकिन अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हमें सीधे लंच पर जाना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती लॉन खुद को शर्माने से नहीं रोक सकीं और उन्होंने सिद्धार्थ को हल्के से मारा। तुम छोटे बदमाश हो, तुमने अपनी माँ के साथ भी चाल चलने की हिम्मत की है, और अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। सिद्धार्थ खुश था। न केवल मेरा चेहरा 10 साल जवान दिखने लगा, बल्कि मेरा दिल भी 10 साल जवान दिखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह एंटी एजिंग लिक्विड है जो मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। हालांकि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री साधारण है, फिर भी यह आपको 30 साल की उम्र में वापस ले जा सकती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। एंटी एजिंग तरल को तैयार करने के लिए मूल रूप से एंटी एजिंग फल नामक एक मुख्य घटक की आवश्यकता थी, लेकिन एंटी एजिंग फल अत्यंत दुर्लभ था और सिद्धार्थ इसे कम समय में नहीं ढूंढ सका। इसके स्थान पर उन्होंने एक प्रकार की एंटी एजिंग जड़ी बूटी का प्रयोग किया। यद्यपि इसका प्रभाव बहुत बुरा था और यह लोगों को उनकी लड़कपन की अवस्था में वापस नहीं ले जा सकता था, फिर भी उन्हें कुछ वर्ष युवा दिखाना संभव था। वास्तव में श्रीमती लांग खुशी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकीं। एक महिला होने के नाते वह अपनी सुंदरता का ख्याल कैसे नहीं रख सकती। बात बस इतनी सी थी कि मैडम लॉन्ग अपने पति से अलग हो गई थीं और सिद्धार्थ एक विकलांग शरीर के साथ पैदा हुई थी, जिससे वह बहुत चिंतित रहती थी, इसलिए वह जल्दी बूढ़ी हो गई। अपनी मां को इतना खुश देखकर सिद्धार्थ अपराध बोध से भर गया। उनकी मां ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ दिया था। मां, दवा की यह बोतल अपने पास ही छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और गोलियां बना दूंगा। इन्हें खाने के बाद मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर जब हम साथ खड़े होंगे तो दूसरे लोग निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं करेंगे कि तुम मेरी मां हो। वे सोचेंगे कि तुम मेरी बहन हो। सिद्धार्थ ने अपनी मां के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराया। बकवास बंद करो, छोटे बदमाश। तुम अब बहुत सक्षम हो गए हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा, हमारे बीच एक समझौता है। मेरी पत्नी मेंगकी को भागना नहीं चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, तुम्हें उसे मेरे लिए वापस लाना होगा। हालांकि वह दिल से खुश थी, लेकिन मिसेज लांग अभी भी इस मामले के बारे में सोच रही थी। जब सिद्धार्थ ने मेंगक्वी के साथ संबंध तोड़ने का प्रस्ताव रखा तो वह अनुमान लगा सकती थी कि क्या हो रहा है। कोई भी पुरुष मेंगक्वी जैसी परी जैसी महिला को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा ही किया। बाद में जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में सुइयां चुभ रही हों। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उसकी अयोग्यता के कारण ही उसके बेटे को अन्याय सहना पड़ा। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया और श्रीमती लॉन को और अधिक दुख हुआ। आज जब उसने सिद्धार्थ के तरीके देखे तो उसने पहली बार इस मामले के बारे में सोचा। अतीत में सिद्धार्थ उसके योग्य नहीं था, लेकिन अब सिद्धार्थ एक उच्च स्थिति वाला कीमियागर है, इसलिए उसे एक मौका मिलना चाहिए। इसलिए वह उससे आग्रह करने से खुद को रोक नहीं सका। माँ, चिंता मत करो। क्या तुम मेरा गुस्सा नहीं जानती? कौन मेरी चीज छीनने की हिम्मत करता है? जब मैं बच्चा था तो मैंने अपने चचेरे भाई को काट लिया था और उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जब सिद्धार्थ हंस रहा था तो वह हंसना जारी नहीं रख सका, क्योंकि उसने अपनी मां की आंखों में उदासी देखी थी। जब से मेरे पिता सीमा की रक्षा के लिए चले गए, तब से ऐसा लगता है कि मेरी मां का अपने माता पिता के परिवार से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। चाहे उनका परिवार कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, मेरी मां ने कभी भी अपने माता पिता के परिवार से मदद नहीं मांगी। सिद्धार्थ ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आपका बेटा अब एक कीमियागर है। हमारे कठिन दिन खत्म हो गए हैं। दुखी चीजों के बारे में मत सोचो। वह कुछ देर तक अपनी मां से बात करता रहा। यह देखकर कि उसकी मां का मूड धीरे धीरे खुशनुमा होता जा रहा है, सिद्धार्थ ने नाश्ता किया और सीधे अल्केमिस्ट गिल्ड में चला गया। कीमियागर संघ में पहुंचकर सिद्धार्थ सीधे युनक्यू के कीमिया कक्ष में गया, लेकिन जैसे ही वह आंतरिक प्रांगण में दाखिल हुआ, उसे रोक दिया गया। अल्केमिस्ट गिल्ड को आंतरिक न्यायालय और बाहरी न्यायालय में विभाजित किया गया है। बाहरी न्यायालय साम्राज्य के लिए खुला एक सहायक न्यायालय है और कीमियागर योग्यता के लिए सभी परीक्षाएं बाहरी न्यायालय में आयोजित की जाती हैं। आंतरिक प्रांगण वह स्थान है जहां अल्केमिस्ट गिल्ड की आंतरिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। पिछली बार जब सिद्धार्थ ने परीक्षा के लिए आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया था तो उसे मास्टर युनकी द्वारा अंदर ले जाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने उसे नहीं रोका। गिल्ड का आंतरिक प्रांगण बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। गेट पर पहरा दे रहा व्यक्ति एक युवा व्यक्ति था जो लोंगचेन जैसा दिखता था। वह एक मेडिसिन बॉय के कपड़े पहने हुए था और घमंड भरे भाव से सिद्धार्थ की ओर देख रहा था।
सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी नेम प्लेट दिखाई, फिर दवा लड़के के हैरान चेहरे के सामने आंतरिक आंगन में प्रवेश किया। यह देखकर कि दवा लड़के का मूल रूप से अभिमानी चेहरा अचानक सदमे में बदल गया। सिद्धार्थ मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा गर्व महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत लंबे समय तक दबाया गया था। अब जबकि उसने अंततः कुछ प्रगति कर ली थी, वह अपनी कुछ स्वार्थी इच्छाओं में लिप्त होने लगा। हालांकि वह अपने दिल में गुप्त रूप से सतर्क था। उसके पास इन तुच्छ बातों पर गर्व करने का समय नहीं था। जैसे ही वह आंतरिक प्रांगण में दाखिल हुआ, लोंगचेन अपने सिर पर थपकी दिए बिना नहीं रह सका। वह गर्व महसूस करने में इतना व्यस्त था कि वह मास्टर युनक्यू से यह पूछना भूल गया कि क्या वह आंतरिक प्रांगण में है। यदि नहीं, तो क्या यह समय की बर्बादी नहीं होगी? जैसे ही वह पछता रहा था, एक युवा लड़की अचानक उसके पास से गुजरी। बिना सोचे समझे सिद्धार्थ ने लड़की को रोका और पूछा, लड़की, मास्टर युनकी कहाँ हैं? लड़की सिर झुकाए चल रही थी और अचानक उसे रोक दिया गया। वह थोड़ी नाखुश दिख रही थी। उसने ऊपर देखा तो एक दुबला पतला लड़का उसकी ओर देख रहा था। वह खुद को रोक न सकी और ठंडे स्वर में बोली, आप मास्टर युनकी से क्या चाहते हैं? सिद्धार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया। लड़की बहुत सुंदर थी। यद्यपि उसकी तुलना चुयाओ और मेंग्क्यू से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह हजारों में से चुनी गई एक सुंदरी थी। हालांकि वह अच्छा दिखता है, लेकिन जिस तरह से वह लोगों को देखता है वह थोड़ा अप्रिय है। वह ऐसा दिखता है जैसे कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, और उसकी आंखों में गर्व की झलक है जिसे छिपाना कठिन है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मास्टर युनकी कहाँ हैं। कृपया मुझे बताइए, युवती। हालांकि सिद्धार्थ नाखुश था, फिर भी उसने विनम्रता से कोमल आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आप मास्टर युनकी से क्यों मिलना चाहते हैं? महिला ने सिद्धार्थ की ओर देखा और सतर्कता से पूछा। लगातार 2 बार अप्रासंगिक उत्तर दिए जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और महिला को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे अंदर चला गया, यह देखने के लिए कि क्या उसे पूछने के लिए कोई और मिल सकता है। अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम इतने असभ्य क्यों हो? महिला ने जब देखा कि उसने 2 बार पूछा लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वह सिद्धार्थ को डांटने से खुद को रोक नहीं सकी। सिद्धार्थ ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसने पलटकर महिला की ओर देखा और कहा, क्या आप डॉक्टर से मिलने आई हैं? क्या? महिला दंग रह गई। यदि आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो इधर उधर मत भागिए। सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और जाने वाला था। अचानक एक तेज हवा चली और सीधे सिद्धार्थ की पीठ पर आ गिरी, और उसी समय एक गुस्से भरी फटकार सुनाई दी। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। सिद्धार्थ मन ही मन आश्चर्यचकित था। महिला पतली लग रही थी, लेकिन जब उसने अपनी हथेली से उस पर प्रहार किया तो तेज हवा चली, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह महिला वास्तव में अपनी शक्ति के चरम पर एक शक्तिशाली क्यूई गैदरिंग विशेषज्ञ थी। इसके अलावा उसकी हथेली पर एक अत्यंत शक्तिशाली बल लगा हुआ था। अब चूंकि सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति फेंगफू स्टार में छिपी हुई थी, वह एक कमजोर विद्वान की तरह लग रहा था। यहां तक कि एक साधारण क्यूई गैदरिंग क्षेत्र विशेषज्ञ भी उस हथेली से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो इस बात की संभावना थी कि वह उस ताड़ के पेड़ से मारा जाता। यह अकारण किया गया एक क्रूर हमला था। चले जाओ। सिद्धार्थ पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, और अब महिला को अचानक उस पर हमला करते देख वह खुद को रोक नहीं सका और उसे लात मार दी। टकराना। इससे पहले कि महिला की हथेली सिद्धार्थ के शरीर तक पहुंच पाती, सिद्धार्थ ने उसके पेट के निचले हिस्से पर लात मारी और वह दूर जा गिरी। टकरा जाना। महिला 2 मीटर से अधिक दूर उड़ गई और उसका सिर औषधीय जड़ी बूटियों को सुखाने वाले रैक से टकराया, जिससे 2 मीटर ऊंचा रैक जमीन पर गिर गया। उस पर मौजूद औषधीय जड़ी बूटियां पानी की तरह बह गईं और महिला को तुरंत दफना दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और औषधीय जड़ी बूटियां हर जगह बिखर गईं। महिला जड़ी बूटियों के ढेर से बाहर निकली, उसके बाल बिखरे हुए थे और उन पर बढ़िया औषधीय पाउडर लगा हुआ था। वह बहुत शर्मिंदा दिख रही थी। भाड़ में जाओ। महिला की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। वह दहाड़ी और उसका आभामंडल फूट पड़ा। उसने अपनी हथेलियां संकुचित कर लीं और उसकी हथेलियों में एक सुनहरी लहर उभर आई और वह सिद्धार्थ की ओर झपटी। उस महिला को देखकर, जो एक कर्कशा जैसी दिख रही थी, सिद्धार्थ ने मन ही मन अपनी बुरी किस्मत को कोसा। आज जब वह बाहर गया था तो उसने मरने की योजना नहीं बनाई थी, तो फिर वह एक पागल से कैसे मिल सकता था? इस हथेली के प्रहार में स्पष्टतः युद्ध कौशल का प्रयोग किया गया था
और यह इतना शक्तिशाली था कि स्पष्टतः इसका उद्देश्य उसे मारना था। सिद्धार्थ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके पास दान सम्राट की आत्मा है और कुछ सथी युद्ध का अनुभव भी है, लेकिन तथाकथित सथी केवल दान सम्राट के लिए है। अब सिद्धार्थ के सामने कुछ छोटे झींगे ही थे। उनके लिए ये सथी अनुभव दैवीय कौशलों से भिन्न नहीं थे और उनसे निपटना उनके लिए बहुत आसान काम था। सिद्धार्थ ने अभी जो लात मारी थी उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए महिला को चोट नहीं आई। हालांकि आभारी होने के बजाय वह उसे मार डालना चाहती थी। सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गईं और जैसे ही उसने अपनी ओर तेजी से आती महिला को देखा, उसके अंदर धीरे धीरे हत्या की मंशा जागृत हो गई। यद्यपि वह उसे नहीं मारेगा, लेकिन अगर वह भागने की हिम्मत करती है तो सिद्धार्थ उसे एक अविस्मरणीय स्मृति देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। रुकना! अचानक एक ठंडी चीख आई और पागल औरत को ऐसा लगा जैसे उसे एक्यूपंक्चर हो गया हो और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मास्टर! महिला ने जल्दी और सम्मानपूर्वक कहा। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि मास्टर युनकी था। सिद्धार्थ भी हैरान था। कदापि नहीं, यह पागल औरत वास्तव में उनकी शिष्या थी। मास्टर युनकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले भी कहा है कि मैं युनकी अपने जीवनकाल में कभी भी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा। आपके लिए इस तरह यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। गुरुजी, मैं एक कमजोर महिला हूँ। मैं आपसे कीमिया कौशल सीखने के लिए हजारों मील दूर से आई हूँ। मैं 3 महीने से गिल्ड में हूँ। क्या मेरी ईमानदारी पर्याप्त नहीं है? महिला ने दुखी होकर कहा। तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, मास्टर युनकी ने शांतिपूर्वक अविचलित होकर कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करते, मैं हर दिन यहाँ रहूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करते, महिला ने जिद्दी होकर कहा। यह आप पर निर्भर है, लेकिन याद रखें, मेरे संघ में बल प्रयोग की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपको निष्कासित कर दूंगी, युनक्यू ने ठंडे स्वर में कहा। इतना कहने के बाद उसने सिद्धार्थ से कहा, मेरे पीछे आओ। सिद्धार्थ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह पागल औरत वास्तव में युनक्यू से कीमिया सीखना चाहती थी, लेकिन युनक्यू बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। महिला की नाराजगी भरी निगाहों को देखते हुए सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि इस महिला ने गलती से सोचा होगा कि वह भी युनक्यू का शिष्य है, इसलिए उसने उससे इस तरह सवाल किया। महिला की ओर देखने के बाद सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। ऐसे शिष्य को स्वीकार करने का साहस कौन करेगा? धीरे धीरे मास्टर युनकी का पीछा करते हुए वह आंतरिक आंगन के एक कमरे में दाखिल हुआ। निवास में प्रवेश करते हुए सिद्धार्थ ने जल्दी से झुककर कहा, मुझे खेद है, मैं आज लापरवाह था। युनक्यू मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने पूरी बात देखी है। लेकिन तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया। आप किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना 9वें स्तर के क्यूई गैदरिंग विशेषज्ञ को दूर भगा सकते हैं। और मैं देख सकता हूं कि आपने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की, अन्यथा लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती। लड़के, तुमने इसे बहुत गहराई से छुपाया है। सिद्धार्थ चौंक गया। ऐसा लगता है कि उसने मास्टर युनकी को कम आंका था। जैसा कि अपेक्षित था, बूढ़े लोग चालाक होते हैं और बूढ़े घोड़े चालाक होते हैं। एक पल के लिए उसे पता नहीं चला कि कैसे जवाब देना है। बच्चे, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को विचलित नहीं किया जा सकता, अन्यथा आपकी अच्छी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। यह अफसोस की बात है, मास्टर युनकी ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। सिद्धार्थ का दिल द्रवित हो गया। मास्टर युनकी उसे याद दिला रहे थे, उम्मीद करते हुए कि वह पूरे दिल से कीमिया का अभ्यास कर सके। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मास्टर। सिद्धार्थ समझ गया। कोई बात नहीं, मास्टर युनकी दयालु हैं। चाहे वह सुने या न सुने, वह उनकी दयालुता की सराहना करते हैं। मैंने सुना है कि कल आपने 3 तलवारों से एक आधे चरण के रक्त जमावट विशेषज्ञ को मार डाला। क्या यह सच है? मास्टर युनकी ने पूछा। हाँ, यह सच है। सिद्धार्थ केवल अपना सिर हिला सकता था और साथ ही वह थोड़ा भ्रमित भी महसूस कर रहा था। उस समय चारों ओर के क्षेत्र को अवरुद्ध करने वाले सैनिक थे और यह उचित था कि अन्य लोग इस बारे में नहीं जानते। जैसे कि उन्होंने सिद्धार्थ के संदेह को देखा, मास्टर युनकी मुस्कुराए और कहा, कल शाही परिवार के किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या गिल्ड में सिद्धार्थ नाम का कोई कीमियागर था। मैंने हाँ में उत्तर दिया और मैंने यह भी कहा कि तुम मेरे छात्र हो और फिर दूसरी पार्टी से कोई खबर नहीं थी। सिद्धार्थ मदद नहीं कर सका लेकिन दंग रह गया। मास्टर युनकी, जिन्होंने हमेशा उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, वास्तव में इस समय इसे स्वीकार कर लिया।
वह मदद नहीं कर सका लेकिन भावुक हो गया। धन्यवाद शिक्षक। हाँ, यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं अपने साइन बोर्ड का उपयोग तब तक करता रहूंगा जब तक इसका कुछ मूल्य है। इसके अलावा शिष्य और प्रशिक्षु अलग अलग होते हैं। मास्टर युनकी ने उदासीनता से मुस्कुराया। हालांकि यह मास्टर युनकी के लिए आसान काम था, लेकिन सिद्धार्थ के लिए यह एक बड़ा काम था। मास्टर युनकी के समर्थक होने के कारण उसके पास एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता था और उसकी पीठ बहुत मजबूत थी। बच्चे, मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में थोड़ा जान लिया है। गिल्ड के अपने नियम हैं और वे सांसारिक संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद के लिए बस इतना ही कर सकता हूं, मास्टर युनकी ने आह भरते हुए कहा। मास्टर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं। सांसारिक मामलों के लिए उन्हें मेरे जैसे आम आदमी के लिए छोड़ दो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब उसके पास मास्टर युनकी की प्रतिष्ठा है तो उसके लिए अभिनय करना बहुत अधिक सुविधाजनक है और जेन्युआन मार्क्विस हवेली की सुरक्षा में भी बहुत सुधार हुआ है। हालांकि अल्केमिस्ट गिल्ड सांसारिक संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब तक सिद्धार्थ वास्तव में शामिल नहीं होता है तब तक वह अभी भी अल्केमिस्ट गिल्ड द्वारा संरक्षित रहेगा। जब सिद्धार्थ के पास अपनी ताकत होगी और उसे अल्केमिस्ट गिल्ड की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी तो वह खुद ही रहस्य को सुलझा सकता है। हालांकि उसके पास पहले से ही कुछ सुराग हैं, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। यथास्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा विकल्प है। इस बार यहां आने में क्या दिक्कत है? युनक्यू ने पूछा। सिद्धार्थ को तब अपना व्यवसाय याद आया। यह इस तरह है, बच्चा इस बार गिल्ड से कुछ औषधीय सामग्री उधार लेना चाहता है और गोलियों को परिष्कृत करने के बाद इसे वापस करना चाहता है। कीमियाग्रों के लिए संघ से कुछ औषधीय सामग्री वापस लेना और फिर भविष्य में क्षतिपूर्ति के लिए गोलियों का उपयोग करना आम बात है। कीमियाग्रो और संघ दोनों के लिए यह एक बहुत अच्छा विकल्प है। और सिद्धार्थ के पास कीमियागर संघ की नेमप्लेट है, इसलिए औषधीय सामग्रियों पर छूट का आनंद लेते हुए उसका यह दायित्व भी है कि वह अपने द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों को पहले संघ को बेचे। जब नेमप्लेट जारी की गई तो दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या आप गोली को परिष्कृत कर सकते हैं? युनक्यू ने आश्चर्य से कहा। मैं शिक्षक से कुछ सलाह लेना चाहूंगी। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। कीमिया कक्ष में 1 दर्जन कीमियागर एक साथ बैठे थे और उस युवक को गौर से देख रहे थे। ये सभी कीमियागर काफी बूढ़े हैं। उनमें से अधिकतर की उम्र 40 वर्ष से अधिक है तथा सबसे छोटा की उम्र 30 वर्ष के आसपास है। अब जब एक 15 या 16 साल के किशोर ने यह दावा किया कि वह अमृत बना सकता है तो हर कोई आश्चर्यचकित हो गया और इस पर विश्वास करना कठिन हो गया। कुछ लोगों ने तो चुपके से अपना सिर हिला दिया। उनकी आंखों में उपहास का भाव था। हालांकि वे सभी स्पष्ट दृष्टि वाले और प्रेरक लोग थे। उन्होंने बहुत पहले सुना था कि मास्टर युनकी ने एक युवक को विशेष रूप से दंतु नाम पट्टिका दी थी। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि यह सच है या झूठ, फिर भी कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसका अविवेकपूर्ण उपहास उड़ाए। सिद्धार्थ, हालांकि मैं अध्यक्ष हूं, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। यदि आप औषधीय पदार्थों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सभी कीमियागरों के सामने गोलियों को परिष्कृत करना होगा। फिर हम गोलियों की गुणवत्ता के आधार पर तय करेंगे कि आप हर बार कितनी राशि निकाल सकते हैं, मास्टर युनक्यू ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझता हूं बच्चे। सिद्धार्थ ने इस मामले पर अपनी समझ व्यक्त की। आखिरकार अल्केमिस्ट गिल्ड कोई व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं था। मास्टर युनक्यू की शैली के साथ वह निश्चित रूप से उसे विशेष उपचार नहीं देंगे। यहां प्रथम श्रेणी के अमृतों की 187 रेसिपी दी गई हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। एक कीमियागर ने आंखों में खुशी के भाव के साथ एक पशु की खाल से बना कागज का टुकड़ा सौंपा। पशु की खाल से बने कागज के उस टुकड़े पर अंकित अमृत कोई साधारण प्रथम स्तर का अमृत नहीं है। इसकी कठिनाई प्रथम स्तर के अमृतों में ऊपरी मध्य स्तर पर है। साधारण अमृत चिकित्सकों की सफलता दर अधिक नहीं है। इसके अलावा वह सभी कीमियागरों के सामने गोली को परिष्कृत कर रहा था और युनक्यू जैसे गुरु की उपस्थिति में यह अजीब बात होगी यदि वह घबराया हुआ न हो। ऐसे माहौल में एक तैयार गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बहुत कठिन था। जिस व्यक्ति ने सिद्धार्थ को जानवर की खाल का कागज दिया था वह भी रसायन विद्या का अनुयायी था, जो पहले से ही 40 वर्ष का था। जब वह अग्रिम भुगतान राशि के लिए मूल्यांकन ले रहा था तो अंततः उत्तीर्ण होने से पहले वह 17 बार अनुत्तीर्ण हुआ। वहां उपस्थित सभी लोग उससे ज्यादा ताकतवर नहीं थे और उनमें से अधिकांश को परीक्षा पास करने में 10 से अधिक प्रयास लगे।
यह देखा जा सकता है कि संघ से औषधीय सामग्री को आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक बार सफल होने पर यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। सिद्धार्थ ने जानवर की खाल पर एक नजर डाली, आखिरी गोली की रेसिपी की ओर इशारा किया और कहा, चलो इसे लेते हैं। क्या क्या तुम्हें यकीन है? आदमी ने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जो गोली चुनी थी उसका नाम था हिंसक गोली, जो बेहद प्रभावशाली गोली थी। यह किसी व्यक्ति को कम समय में शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति प्रदान कर सकता है तथा किसी व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति को लगभग 30% तक बढ़ा सकता है। हिंसा की गोली साहसी लोगों के बीच सबसे प्रिय चीज है। यद्यपि हिंसा की गोली का उपयोग करने से लोग लंबे समय तक कमजोर अवस्था में रहेंगे और काफी दुष्प्रभाव छोड़ेंगे। हालांकि जो लोग दिन भर राक्षसों के तीखे पंजों और मुंह के नीचे रहते हैं, उनके लिए हिंसा की गोली निस्संदेह एक जीवन रक्षक खजाना है। हालांकि वायलेंट क्यूई गोली को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें अत्यंत मजबूत औषधीय गुणों वाले कई औषधीय तत्व शामिल हैं। यहां तक कि अनुभवी कीमियागर भी शायद ही कभी ऐसी गोली को परिष्कृत कर पाते हैं। आखिरकार कीमियागिरी जोखिम भरी है। यद्यपि अमृत की कीमत बहुत अधिक है, लेकिन सामग्रियां मुफ्त नहीं हैं, उन सब पर पैसा खर्च होता है। इसके अलावा हिंसक गोली के लिए प्रयुक्त सामग्री अत्यंत महंगी है। यदि कीमियागर लगातार 3 बार सफलतापूर्वक ऐसा करने में असफल रहता है, तो कीमियागर को धन की हानि होगी। इसलिए बहुत से लोग इस तरह की दवा को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। आखिरकार साहसी लोग औषधीय सामग्रियों की ऊंची कीमत वहन नहीं कर सकते। यदि साहसी लोग सचमुच अमीर हों, तो कौन जोखिम लेने को तैयार होगा? हाँ, यही बात है, सिद्धार्थ ने शांति से कहा, आदमी की आंखों में चमक को अनदेखा करते हुए। मास्टर युनकी ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक औषधि बालक से औषधीय सामग्री के 3 भाग तैयार करने को कहा। यह मूल्यांकन का नियम था। इसमें केवल 3 भाग थे और यदि किसी एक को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया जाता तो परीक्षण को उत्तीर्ण माना जाता। जब तीनों औषधीय सामग्रियां बड़े करीने से सिद्धार्थ के सामने रख दी गईं, तो सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कीमिया भट्टी निकाली और उसके हाथ की हथेली में एक हल्की पीली लौ उठी। कुछ देर सांस लेने के बाद सिद्धार्थ ने धीरे धीरे गोली की आग की शक्ति को दवा के बर्तन के तल पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे बर्तन गर्म हो गया। कढ़ाई गर्म करने के बाद उसने कढ़ाई खोली। कढ़ाई के तथाकथित उद्घाटन का अर्थ है कि कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद वह आत्मा की शक्ति का उपयोग करके गोली की आग को चलाता है और उसे कढ़ाई में चारों ओर घूमने देता है। ऐसा करने का लाभ यह है कि यह दवा के बर्तन को पूरी तरह से कीमिया अवस्था में डाल सकता है, जिससे बर्तन के फटने का खतरा कम हो सकता है और दवा के बर्तन को गर्म भी किया जा सकता है। वास्तव में सिद्धार्थ के पास अधिक उन्नत विधियां थीं, लेकिन उसे अल्केमिस्ट गिल्ड में सीखी गई सबसे बुनियादी तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। वह स्वयं को बहुत अधिक चौंकाने वाला नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यह उसके भविष्य के लिए हानिकारक होगा। यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से बुरे इरादे रखता है, तो इससे उसे केवल परेशानी ही होगी। शुरू में तो सभी लोग सिद्धार्थ को नीची नजर से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ की हरकतें बहुत व्यवस्थित और परिपक्व थीं, तो उनके चेहरों पर धीरे धीरे घृणा कम हो गई। सारी तैयारियां हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे लोहे के तार वाली घास का एक टुकड़ा कढ़ाई में फेंक दिया, ताकि उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया जाए। सिद्धार्थ की इस हरकत ने कई लोगों में जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी पैदा हुई थी, उसे तुरंत उपहास में बदल दिया। लौह तार घास को परिष्कृत करने में सबसे लंबा समय लगता है और आमतौर पर इसे मध्य और अंतिम चरण में डाला जाता है। जब औषधि के बर्तन को अच्छी तरह से गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद ही इसे परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि केवल मास्टर युनकी की आंखों में एक अजीब नजर थी और उन्होंने चुपके से सिर हिला दिया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोहे की तार वाली घास को अभी आधा परिष्कृत ही किया गया था तथा वह अभी पूरी तरह पाउडर नहीं बनी थी। इसे सिद्धार्थ ने कढ़ाई से बाहर निकाला, एक तरफ रख दिया और अन्य औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। छठे औषधीय घटक को परिष्कृत करने के बाद सिद्धार्थ ने लोहे के तार वाली घास को परिष्कृत करना जारी रखा, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुआ था, इसलिए उसने अन्य जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस हरकत ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन मास्टर युनकी की आंखों में प्रशंसा देखकर हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की तकनीक में कोई रहस्य हो? लोंग चेन की लोहे की तार वाली घास को पूर्ण माने जाने से पहले कुल 13 बार परिष्कृत किया गया। इस समय तक 20 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को पूरी तरह से परिष्कृत किया जा चुका था। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश दान साधक अपनी तनावग्रस्त आत्मा को राहत देने के लिए इस समय अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं।
हालांकि सिद्धार्थ के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जड़ी बूटियों के सार को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने जड़ी बूटियों को एक एक करके गोली भट्टी में डालकर सीधे गोलियां बनाना शुरू कर दिया। कोई भी यह नहीं समझ सका कि लोंगचेन ने लोहे के तार वाली घास का सार दवा के बर्तन में डालने से पहले कई बार कुंजी दबाई थी। फुसफुसाहट। आत्मा की शक्ति प्रसारित हुई, गोली की आग तेजी से बढ़ी, गर्म हवा की एक लहर आई और सिद्धार्थ ने गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कितनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति है! हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन साथ ही उन्होंने चुपके से अपना सिर भी हिलाया। इस समय उन्होंने अपनी मारक क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी। जब गोली बन गई तो गोली इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या उपयोग किया? युवा लोग तो आखिर युवा ही होते हैं, वे बहुत अधीर होते हैं। मास्टर युनकी ने उस युवक को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वह यहाँ एकमात्र व्यक्ति था जो सिद्धार्थ के कार्यों के महत्व को समझता था। साथ ही उसे सिद्धार्थ और भी अधिक पसंद आ गया। यदि उसकी आत्मा मजबूत हो और वह पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हो तो परिणाम प्राप्त करना आसान होगा। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि आधे घंटे के बाद सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति में कमी के कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि वह और अधिक शक्तिशाली हो गई। एक धमाके की आवाज के साथ दवा की कड़ाही में हल्का सा कंपन हुआ और एक तेज लहर आई। हर किसी का दिल दहल गया। वे सभी जानते थे कि यह महत्वपूर्ण क्षण था। दवा की कढ़ाई लगातार आवाजें निकाल रही थी। तार्किक रूप से इस समय कीमियागर को कढ़ाई को स्थिर करने के लिए आग की शक्ति को धीमा कर देना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ की गति न केवल धीमी हुई बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ गई। गोली की आग और अधिक गर्म हो गई और दवा की कड़ाही में शोर और अधिक हिंसक हो गया। वह क्या कर रहा है? किसी का चेहरा बदल गया। यह कोई कीमियागिरी नहीं थी। वह भट्टी को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। यह स्पष्टतः जानबूझकर किया गया था। धमाका! एक और विस्फोट हुआ और दवा का बर्तन ऊपर उठ गया। सिद्धार्थ ने अचानक अपना बड़ा हाथ रखा और उसे कड़ाही के ढक्कन पर कसकर दबा दिया। अचानक एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति उसकी पूरी ताकत के साथ फूट पड़ी। धमाके से दंगाई कीमिया भट्टी ने अचानक अपनी हिंसा रोक दी, जमीन पर गिर गई और शांत हो गई। यह घटिया तरीका सचमुच बहुत श्रमसाध्य है। सिद्धार्थ ने अपने माथे से पसीना पोंछा। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस विधि का प्रयोग करना अत्यंत थका देने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी ताकत को प्रकट नहीं कर सकता था और ऐसा केवल व्यवस्थित तरीके से ही कर सकता था। सिद्धार्थ के पास अपना दर्द व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था। टकराना! भट्टी का ढक्कन धीरे से उठाया गया और अमृत की तेज सुगंध तुरंत पूरे हॉल में फैल गई और हर कोई हैरान रह गया। यह वास्तव में काम किया। वहां उपस्थित सभी लोग विशेषज्ञ थे। उन्हें कढ़ाई के अंदर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अमृत की खुशबू सूंघने मात्र से ही उन्हें पता चल गया कि सिद्धार्थ सफल हो गया है। कई लोग सदमे में आ गए। बहुत अच्छा, इसमें कम से कम मध्यम श्रेणी का अमृत तो होना ही चाहिए। मास्टर युनक्यू ने प्रशंसा भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखा। इस बार सिद्धार्थ उसकी उम्मीदों से कहीं आगे था। वह जानता था कि सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति के साथ अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना कठिन नहीं होगा, लेकिन वह वास्तव में यह जानना चाहता था कि सिद्धार्थ का आधार क्या था। आज उसे देखकर उसने पाया कि सिद्धार्थ के बुनियादी कौशल बेहद ठोस थे और कुछ कीमिया शिष्यों से कम नहीं थे जिन्होंने कई वर्षों तक अभ्यास किया था। सबसे सराहनीय बात यह है कि सिद्धार्थ को फार्माकोलॉजी का गहरा ज्ञान है और वह समझता है कि लोहे के तार वाली घास जैसी मजबूत दवा को उसकी ताकत कम करने के लिए कई बार परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, जिससे अमृत अधिक प्रभावी हो जाएगा और उसकी सफलता दर अधिक होगी। वर्तमान अल्केमिस्ट गिल्ड में कोई भी शोधन की इस पद्धति के बारे में नहीं जानता है, लेकिन कुछ वरिष्ठों ने गिल्ड की गुप्त पुस्तक लाइब्रेरी में अपने अनुभव दर्ज किए हैं। दुर्भाग्यवश वहां का रिकॉर्ड बहुत अस्पष्ट था और उसमें केवल एक सिद्धांत व्यक्त किया गया था: वायर घास के कई बार शोधन के बाद इसकी उग्रता कम हो जानी चाहिए। हालांकि इनमें से अधिकांश अनुभव अत्यंत सामान्य तरीके या कुछ अपरिपक्व विचार हैं। कितने कीमियागर इतने महान हैं कि अपनी मेहनत को दूसरों के साथ मुफ्त में साझा कर सकें? भले ही दूसरों ने उसे नहीं बताया, यहाँ तक कि मास्टर युनकी को भी लोहे के तार वाली घास को परिष्कृत करने की विधि पता थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। एक तो यह कि दूसरों को सिखाने का उसका कोई दायित्व नहीं है, और दूसरा यह कि एक कीमियागर के रूप में यदि वह नवाचार करने का साहस भी नहीं करता है तो वह अपने जीवन में कभी भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। जब सभी ने सुना कि मास्टर युनकी ने क्या कहा तो वे चौंक गए। एक मध्यम श्रेणी का अमृत? क्या यह संभव है?
सबको अपनी ओर देखते देख सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ हिलाया और अपनी आत्मिक शक्ति की मदद से उसके हाथ में 5 मोटी और गोल गोलियां दिखाई दीं। 2 गोलियों पर बहुत ही आकर्षक पैटर्न छपे थे, गोली के पैटर्न जो मध्यम श्रेणी की गोलियों की विशेषताएं थीं। एक क्षण के लिए सारा स्थान शांत हो गया। मास्टर युनकी को छोड़कर हर किसी की आंखें आश्चर्य, ईर्ष्या और निश्चित रूप से जलन से भरी हुई थीं। अपने हाथ में 5 गोलियां देखकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। इस समय मास्टर युनक्यू ने कहा, सिद्धार्थ ने गोली को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त की है और उसे स्तर 2 का क्रेडिट दिया गया है। मास्टर युनक्यू के शब्दों से सबकी आंखें अचानक बदल गईं। लेवल 2 क्रेडिट, जिसका अर्थ है दूसरे स्तर की गोलियों को बेचने का अधिकार, जिससे लोगों को ईर्ष्या होती है। सभी के चेहरे पर उलझन देखकर सिद्धार्थ मास्टर युनक्यू के पीछे पीछे हॉल से बाहर चला गया। मास्टर युनक्यू ने अचानक गंभीरता से सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, उस महिला से सावधान रहो। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उस औरत? यह वही महिला है जो पहले आपसे लड़ चुकी है, मास्टर युनकी ने गंभीरता से कहा। क्या क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? सिद्धार्थ ने कुछ उलझन के साथ पूछा। मास्टर युनकी एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर बोले, मेरे पीछे आओ। सिद्धार्थ मास्टर युनकी का पीछा करते हुए उनके पिछले निवास स्थान पर आ गया। वह उत्सुकता महसूस किए बिना न रह सका। वह महिला केवल क्यू गैदरिंग के 9वें स्तर पर थी, इसलिए मास्टर युनकी के लिए उसे विशेष रूप से निर्देश देना आवश्यक नहीं था। कमरे में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने के बाद युनक्यू ने अपने बड़े हाथ से अंगूठी को छुआ और उसके हाथ में एक स्क्रॉल दिखाई दिया। पुस्तक जोर के धमाके के साथ खुली और सिद्धार्थ चौंक गया। उसने पुस्तक में एक सुंदर, नाजुक चेहरे वाली स्त्री देखी। उसके सामने एक प्राचीन औषधि का बर्तन रखा था और वह उसमें अमृत घोल रही थी। सिद्धार्थ को आश्चर्य यह हुआ कि महिला का चेहरा बिल्कुल उस पागल महिला जैसा ही था जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। बात सिर्फ इतनी है कि पेंटिंग में महिला शुद्ध, सुंदर और शांत है, जो लोगों को बहुत कोमल एहसास देती है, जबकि पागल महिला उससे बहुत अलग है। यह है? सिद्धार्थ ने अनिश्चितता से पूछा। यह स्क्रॉल बहुत पुराना था और स्पष्टतः एक पुरानी वस्तु थी। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि युनक्वी ने यह पेंटिंग निकालकर क्या कहा था। चित्र में जो व्यक्ति है वह मेरी पत्नी है। पेंटिंग में व्यक्ति को देखते हुए मास्टर युनकी के गंभीर चेहरे पर कोमलता का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दिया। सिद्धार्थ अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी और एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। कुछ देर तक उसे देखने के बाद युनक्यू ने धीरे से स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और आह भरते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी को गुजरे हुए बहुत समय हो गया है। जब मैंने पहली बार उस महिला को देखा तो मुझे लगा कि मैं लगभग चकाचौंध हो गया हूं और मुझे खुद को शांत करने में बहुत समय लगा। लेकिन जब वह महिला कहती रही कि वह मुझे अपना स्वामी बनाना चाहती है तो मैं अचानक सतर्क हो गया। क्या क्या उसका कोई गुप्त उद्देश्य है? लोंगचेन दंग रह गया। युनक्यू हल्का सा मुस्कुराई और कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, वह भी एक रसायन विद्या की साधिका है जिसकी योग्यता बहुत अच्छी है, शायद तुमसे भी बेहतर, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। सिद्धार्थ थोड़ा उलझन में था, लेकिन मास्टर युनक्यू ने बाद में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसने सिद्धार्थ का जेड टोकन लिया और उस पर अपना अनूठा निशान उकेर दिया। उस निशान में उसकी आत्मिक शक्ति का निशान था। इस निशान के साथ सिद्धार्थ गिल्ड फार्मेसी से कुछ कीमती औषधीय सामग्री प्राप्त कर सकता था। निशान उकेरने के बाद सिद्धार्थ को सीधे बाहर निकाल दिया गया, जिससे सिद्धार्थ के मन में अनगिनत प्रश्नचिन्ह उठने लगे। ऐसा लगता है कि उस पागल औरत का आना संभवतः संयोग नहीं था। यदि यह जानबूझकर किया गया प्रबंध था तो वह क्या करना चाहती थी? मास्टर युनकी? लेकिन यह देखते हुए कि मास्टर युनकी इतने बूढ़े हैं, यह असंभव लगता है। लेकिन अगर वह वेश्या भी है तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो शांत हो। ऐसी अहंकारी और दबंग महिला को कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर युनकी के पास अन्य रहस्य हो? क्या वह उसकी नाजायज बेटी हो सकती है? यह सही नहीं है। युनकी की नाजायज बेटी का उसकी प्यारी पत्नी के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो वह उसकी तरह कैसे दिख सकती है? सिद्धार्थ इस विचार से इतना अभिभूत हो गया कि उसने इसके बारे में और सोचने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी मास्टर युनक्यू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सावधान रहना बेहतर होगा। वह जेड टोकन लेकर सीधे फार्मेसी में चला गया। जब सिद्धार्थ ने अपनी नेम प्लेट दिखाई तो दवा लड़के का रवैया तुरंत सम्मानजनक हो गया।
सिद्धार्थ ने औषधीय सामग्रियों के अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया के बारे में पूछा और समझा कि प्रथम स्तरीय क्रेडिट रेटिंग के साथ वह 5 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के भीतर औषधीय सामग्रियों का अग्रिम भुगतान कर सकता है और यह प्रथम स्तरीय औषधीय सामग्रियों तक ही सीमित है। सिद्धार्थ की क्रेडिट रेटिंग लेवल 2 है, जो उसे प्रथम स्तरीय औषधीय सामग्रियों के 30 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के बराबर तथा लेवल 2 औषधीय सामग्रियों के 5 हिस्से तक अग्रिम देने की अनुमति देती है। इस परिणाम से सिद्धार्थ को लगा कि यात्रा सार्थक थी। इन ऋण सुविधाओं के साथ अब उन्हें दवा खरीदने के लिए पैसे न होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। आमतौर पर एक कीमियागर अमृत बनाने के लिए 5 सामग्रियों का उपयोग करता है। यदि वह एक बार सफल हो जाता है तो मूलतः उसे धन की हानि नहीं होगी। यदि वह 2 बार सफल हो गया तो वह बहुत सारा पैसा कमा लेगा। सिद्धार्थ के लिए, जिसके पास गोली सम्राट की यादें हैं, पहले स्तर की गोली को परिष्कृत करने की विफलता दर 0 है। यदि गोली की आग बहुत बुरी नहीं है तो उसकी दक्षता में सुधार जारी रहेगा। हालांकि सिद्धार्थ ने इसके बारे में सोचा और दूसरे स्तर की गोली के बारे में भूलने का फैसला किया। अपनी गोली की शक्ति के कारण यदि वह दूसरे स्तर की गोली को परिष्कृत करना चाहे तो उसे मरना पड़ेगा। फिलहाल उन्हें फेंगफू स्टार को संघनित करना जारी रखना चाहिए। अब जबकि फेंगफू स्टार का प्रारंभिक गठन हो चुका है, इसमें अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। उसे फेंगफू स्टार को पूर्ण अवस्था में संघनित करने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ फेंगफू डैन को परिष्कृत करने के लिए सभी जड़ी बूटियां एक बार में खरीदना चाहता था, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि संघ के पास इतनी जड़ी बूटियां स्टॉक में नहीं थीं। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण सिद्धार्थ केवल औषधीय सामग्री के 50 हिस्से ही निकाल सका और उसने कुछ अन्य प्रथम श्रेणी की औषधीय सामग्री भी खरीदी। आखिरकार वह गोलियों को परिष्कृत कर सकता था और उन्हें गिल्ड को बेच सकता था, जिसमें पैसा भी खर्च होता। फेंगमिंग साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहां मार्शल आर्ट प्रचलित है, जनसंख्या बड़ी है और अनगिनत साहसी लोग हैं, इसलिए अमृत हमेशा कम आपूर्ति में रहते हैं। सौभाग्य से अल्केमिस्ट गिल्ड एक कर्तव्यनिष्ठ संगठन है और कभी भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से कीमतें नहीं बढ़ाता। अन्यथा अल्केमिस्ट गिल्ड की पैसा बनाने की गति निश्चित रूप से सबसे तेज और सबसे क्रूर होगी। जब सिद्धार्थ गिल्ड से वापस आया तो वह चल रहा था, तभी उसने अचानक अपने सामने शोरगुल सुना। वह दूर से चिल्लाने और गाली गलौज की आवाजें सुन सकता था, इसलिए वह जल्दी से देखने के लिए वहां गया। मैंने 1 दर्जन लोगों को एक आदमी को लात घूंसों से पीटते देखा। एक मोटे अधेड़ आदमी ने अपनी मूली जैसी उंगलियों से जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा किया और जोर से गालियां दी। भाई, क्या हो रहा है? सिद्धार्थ ने एक दर्शक से पूछा। हे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जिसे सुनकर तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। क्या तुमने वह चिमनी देखी जो 80 फीट से ज्यादा ऊंची है? इसे उस आदमी ने बनाया था। बॉस आज इसका निरीक्षण करने आया था और जब उसने चिमनी देखी तो वह लगभग नाराज हो गया। उस बड़े बेवकूफ ने ब्लूप्रिंट को उल्टा पढ़ा। वे वास्तव में एक कुआं खोदने जा रहे थे। हा 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 हा। यह सुनकर सिद्धार्थ लगभग हंस पड़ा। क्या दुनिया में ऐसी कोई अजीब चीज है? जमीन पर पिटते उस आदमी को देखकर मेरा दिल थोड़ा कांप उठा। वह आदमी ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था, शायद सिद्धार्थ से ज्यादा बूढ़ा नहीं था, लेकिन वह बहुत लंबा और बेहद मजबूत था। वह जमीन पर लेट गया और उन लोगों को बिना प्रतिरोध किए उसे लात घूंसे मारने का मौका दिया। सिद्धार्थ को जो बात हैरान कर गई वह यह थी कि जब उन लोगों ने उस व्यक्ति को मुक्का मारा और लातें मारी तो उस व्यक्ति में एक अजीब सी ताकत आई और वह उछलकर दूर जा गिरा। यदि सिद्धार्थ की अद्भुत आत्मिक शक्ति न होती तो वह बारीक रेखाओं में उतार चढ़ाव का पता लगाने में सक्षम नहीं होता। हालांकि उस युवक पर आध्यात्मिक शक्ति का एक भी उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए वह बिल्कुल भी साधक नहीं था। युवक को काफी देर तक पीटा गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय जो लोग उसे पीट रहे थे वे थके हुए थे और सांस लेने के लिए हांफ रहे थे। उनके हाथ और पैर सूजे हुए थे। अरे, मैं बहुत गुस्से में हूं। यह बेवकूफ मुझे कितना पैसा गवा देगा। इसे मार डालो। मोटे मालिक को तब गुस्सा आया जब उसने अपने सामने बड़ी चिमनी देखी। उसने उसे कुछ बार गालियां दी और लातें मारी। रुकना। अचानक एक आवाज आई। तुमने कहा रुको तो रुको। तुम कौन हो? बॉस नाराज था। जब उसने आवाज सुनी तो उसने बिना सोचे समझे गाली दी और फिर उस आदमी की ओर देखा। हालांकि जब उसने उस व्यक्ति को आते देखा तो बॉस को तुरंत पसीना आ गया और वह हकलाते हुए बोला, छोटा मार्क्विस, बस करो। ये 100 सोने के सिक्के हैं जो चिमनी को गिराने और नया कुआं खोदने के लिए पर्याप्त हैं।
सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी था और उसने सीधे उस पर सोने के सिक्कों का एक बैग फेंक दिया। वह उन कामों को करने में बहुत आलसी था जिन्हें पैसे से हल किया जा सकता था। यह देखकर बाकी लोग जल्दी से रुक गए और मोटे मालिक ने जल्दी से कहा, मेरे प्रभु, इसे ले लो और बाहर निकलो। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब सिद्धार्थ ने मोटे आदमी का चेहरा देखा तो उसे पता चल गया कि यह बेवकूफ संभवतः उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। वह ठंडे स्वर में बोला और जानता था कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। हाँ, मैं अभी यहां से निकल जाऊंगा। मोटा आदमी जल्दी से लोगों का एक समूह लेकर अपमानित होकर चला गया। छोटे भाई उठो, सिद्धार्थ ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि युवक सो रहा है। जब उसने सिद्धार्थ की पुकार सुनी तो उसने असमंजस में अपना सिर उठाया और पाया कि जो लोग उसे पीट रहे थे वे गायब हो गए थे। क्या तुम ही थे जिसने मुझे बचाया था? युवक ने हैरानी से पूछा। चलो तुम्हारे उठने के बाद बात करते हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह युवक बहुत ईमानदार और वफादार लग रहा था, जिससे लोगों को उसके बारे में अच्छा महसूस हुआ। ओह! जब युवक खड़ा हुआ तो आसपास के लोग जो यह मजा देख रहे थे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। पहले तो वह जमीन पर लेटा हुआ था, सबको लगा कि वह बहुत बड़ा है, लेकिन अब जब वह खड़ा हुआ तो सभी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह युवक लगभग 1 मीटर लंबा था, किसी विशालकाय व्यक्ति की तरह, जिससे उसके आसपास के लोग दबाव महसूस कर रहे थे। यह बहुत ऊंचा है। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके सामने उसके आसपास के सभी लोग बच्चों की तरह हो गए। उन्होंने तुम्हें मारा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सिद्धार्थ ने देखा कि वह बहुत ताकतवर था और उसे हराने वाले योद्धा नहीं थे, इसलिए वह उन्हें आसानी से गिरा सकता था। युवक ने ईमानदारी से कहा, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए उन्होंने मुझे पीटा और मैं जवाब नहीं दे सका। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि यह बड़ा आदमी बलवान था, परंतु उसकी बुद्धिलब्धि किसी बच्चे जैसी लग रही थी। किसी व्यक्ति का इतना ईमानदार और सरल होना दुर्लभ था। हालांकि यह तथ्य कि वह चिमनी में कुआं बना सकता था, यह दर्शाता है कि उसकी आईक्यू चिंताजनक थी। आपका घर कहाँ है? मेरे पास घर नहीं है, बड़े भाई। क्या आपके परिवार को कड़ी मेहनत की जरूरत है? मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, बस मुझे खाना दे दो। मैं बहुत भूखा हूं, लड़के ने विनती की। सिद्धार्थ बोलने ही वाला था कि किसी ने उसे याद दिलाया, युवा मार्क्विस, मूर्ख मत बनो। यह आदमी एक बार में एक गाय खा सकता है। उसे काम पर रखना निश्चित रूप से आपके लिए लागत प्रभावी नहीं है। नहीं, जब तक मेरे पास खाने के लिए चावल है, मैं मांस के बिना रह सकता हूं, युवक ने चिंतित होकर कहा। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। तुम्हारा नाम क्या है? लांगचेन ने पूछा। मेरा नाम मन्नू है, धन्यवाद बड़े भाई, मन्नू ने उत्साह से कहा। ठीक है, अब से मैं तुम्हें आहमान कहूंगा और तुम मुझे भाई लॉन कह सकते हो, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ठीक है, भाई लांग, आहमान ने ईमानदारी से सिर हिलाया। सिद्धार्थ और आहमान के चले जाने के बाद वहां मौजूद लोग ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। वे उस बड़े मूर्ख से ईर्ष्या करते थे क्योंकि एक राजकुमार उसकी प्रशंसा कर रहा था। यह सचमुच मूर्खों के लिए वरदान था। रास्ते में सिद्धार्थ ने आहमान से उसके अतीत के बारे में पूछा। आहमान ने कहा कि उसे एक दयालु व्यक्ति ने उठाया था, लेकिन जब वह 5 साल का था तो प्लेग ने गांव के सभी लोगों को मार डाला और वह अकेला बच गया। इसलिए वह अकेले ही शाही राजधानी में भटकता रहा और कठिन परिश्रम करके जीविका कमाने लगा। हालांकि चूंकि वह बहुत अधिक खाता था, इसलिए उसे जल्द ही वहां से भगा दिया गया और उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। अरे यार, अब से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। सिद्धार्थ अपने दिल में सहानुभूति का भाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि अपेक्षित है, सभी अच्छे लोगों में एक जैसी ही अच्छाई होती है और सभी दुखी लोगों में अपना अपना दुख होता है। यद्यपि दोनों की पहचान अलग अलग है, लेकिन उनके दुख की मात्रा में बहुत अधिक अंतर नहीं है। लोंगचेन की किस्मत बदल गई। दोनों चलते हुए एक चौड़ी सड़क पर पहुंचे ही थे कि अचानक आश्चर्य से चीखने की आवाज सुनाई दी और एक विशालकाय आकृति तेजी से आगे बढ़ती हुई निकल गई। यह एक शानदार गाड़ी थी और इसके आगे एक लाल रक्त वाला याक, एक प्रथम स्तर का जादुई जानवर, खींच रहा था, जो अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दिए बिना सरपट दौड़ रहा था। 5-6 साल की एक छोटी बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी। अचानक उसने विशाल लाल रक्त वाले याक को देखा और वह इतनी भयभीत हो गई कि वह उससे बचना भी भूल गई और पीछा किए जाने के कारण मरने वाली थी।
सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली। उसके पैरों के नीचे जोरदार धमाका हुआ और फर्श की ठोस टाइलें कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गईं। वह बिजली की चमक की तरह चमका। उसने छोटी लड़की को गले लगाया और जल्दी से एक तरफ हट गया। सिद्धार्थ अभी खड़ा ही था कि गाड़ी तेजी से उन दोनों के पास से निकल गई। जब सिद्धार्थ ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। तुम साहसी और अछूत हो, तुमने गाड़ी रोकने की हिम्मत की, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। एक ठंडी खर्राट के साथ एक लंबा चाबुक अपने साथ एक तेज हवा लाया, जो सिद्धार्थ की ओर सीटी बजाती हुई आई। लंबा चाबुक अविश्वसनीय रूप से तेज था और एक मुश्किल कोण पर था। यह एक चाबुक चलाने वाला निकला। सिद्धार्थ इसे टाल सकता था, लेकिन उसने छोटी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसके लिए हिलना असुविधाजनक था। वह गुस्सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन इस समय उसे टालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने छोटी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया, अपने पैरों के नीचे आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, अपने पूरे शरीर की रक्षा की और अपनी भुजाओं से कोड़े झेलने के लिए तैयार हो गया। इस समय एक विशाल आकृति ने सिद्धार्थ का रास्ता रोक दिया। एक जोरदार चटपटाहट के साथ लोंगचेन के सामने आहमान मुस्कुराया। यह आहमान ही था जिसने कोड़े को रोकने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया। बूम! सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गईं, और जब उसने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखना चाहा जिसने यह कदम उठाया था, तब तक गाड़ी पहले ही तेजी से निकल चुकी थी। हालांकि एक हल्की सी विस्मयकारी आवाज सुनाई दी, और यह स्पष्ट था कि वह आदमी भी आहमान की उपस्थिति से आश्चर्यचकित था, लेकिन वह नहीं रुका। अरे यार, क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए पूछा। भाई लॉन्ग, मैं ठीक हूं। बचपन से ही मुझे कई बार पीटा गया है, इसलिए मुझे बहुत पहले से प्रशिक्षित किया गया है, आहमान ने सहजता से कहा। हालांकि उसकी पीठ पर पहने कपड़े फटे हुए थे और उसकी चौड़ी पीठ पर खून का एक लंबा धब्बा दिखाई दे रहा था और घाव से धीरे धीरे खून बह रहा था। इस समय एक महिला ने अचानक छोटी लड़की को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी और जल्दी से सिद्धार्थ और आहमान को धन्यवाद देने लगी। आहमान मासूमियत से मुस्कुराई और सिद्धार्थ ने जाने से पहले छोटी लड़की को कुछ शब्दों के लिए धीरे से सांत्वना दी। हालांकि सिद्धार्थ क्रोध से भर गया था। आप एक व्यस्त शहर में सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे थे और आपने मुझे कोड़े मारने का साहस किया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी आंत पर कितने बाल हैं। यद्यपि आहमान की चोटें खून से सनी हुई थीं और डरावनी लग रही थीं, लेकिन वे केवल सतही चोटें थीं और गंभीर नहीं थीं। इससे सिद्धार्थ को आहमान के भयानक शरीर पर आश्चर्य हुआ। जिस आदमी ने हमला किया वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने केवल आहमान की त्वचा को ही क्षतिग्रस्त किया। जब वे दोनों चल रहे थे तो आहमान के पेट में अचानक बिजली सी गड़गड़ाहट हुई। सिद्धार्थ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उनके बगल में एक रोटी की दुकान थी और उसमें से मांस की सुगंध आ रही थी। आहमान शर्मिंदा होकर बोला, भाई लांग, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। सिद्धार्थ आहमान को स्टीम्ड बन की दुकान पर ले गया और उसे एक टेबल मिल गई। उनके बैठने के बाद सिद्धार्थ ने बॉस की ओर एक सोने का सिक्का फेंका और कहा, अपने स्टोर में मौजूद सभी बंस बाहर निकाल दो। भाई लांग, मुझे वास्तव में भूख नहीं है। असल में मैं सिर्फ चावल खाना चाहता हूं, आहमान ने जल्दी से कहा। क्योंकि अनगिनत अनुभवों ने यह साबित कर दिया है कि जिन लोगों ने उसे खाते हुए देखा है वे मूल रूप से उससे नाता तोड़ लेते हैं। आहमान उसी गलती को दोहराने से डरता है। आहमान, अगर तुम मेरे लिए कोड़ा रोक सकते हो तो तुम मेरे भाई हो। मैं सिद्धार्थ तुम्हारे लिए कोड़ा भी रोक सकता हूं। इसलिए भविष्य में ऐसी बातें मत कहना जो भाइयों के बीच नहीं कही जानी चाहिए, सिद्धार्थ ने बहुत गंभीरता से कहा। जो व्यक्ति उसे कुछ समय तक जानने के बाद उसके लिए कोड़ा बनने को तैयार हो जाता है, वह व्यक्ति सिद्धार्थ द्वारा भाई के रूप में मान्यता पाने का हकदार है। भाई लांग, मैं। आहमान ने अचानक अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। इतने वर्षों की भटकन के बाद यह पहली बार था जब उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ और पहली बार किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। अच्छा भाई, रोना मत। अब से हम भाई सिर्फ पसीना और खून बहाएंगे और कभी आंसू नहीं बहाएंगे। रोना कायरतापूर्ण काम है, सिद्धार्थ ने आहमान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। ठीक है भाई लांग, मैं आपकी बात सुनूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, आहमान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सिद्धार्थ उसे अपनी राय रखने के लिए कहना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि वह किसी और के कुएं को चिमनी में कैसे बदल सकता है तो उसने अपने शब्द वापस निगल लिए।
इस समय बंद दुकान के मालिक का बड़ा स्टीमर पार हो चुका था। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, आह यार, जितना खा सकते हो खा लो। भाई लॉन की जेब में बहुत पैसा है, उसे मेरे लिए बचाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। मान ने सिर हिलाया और अब वह विनम्र नहीं रहा। उसने मुट्ठी भर बंस को एक एक करके खाया, जैसे कोई उल्का चांद का पीछा कर रहा हो। हालांकि वह अच्छी तरह से तैयार था, फिर भी सिद्धार्थ मान की भूख से हैरान था। पूरी बंद दुकान में 300 से अधिक मीट बन खाने के बाद भी मान अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। लेकिन रोटी की दुकान का मालिक चिंतित दिख रहा था। सभी बंस यहाँ लाए गए थे और यदि उन्हें वहीं बनाकर भाप में पकाया जाता तो बहुत देर हो जाती। 300 से अधिक स्टीम्ड बंस की कीमत केवल 6 चांदी के सिक्के हैं। हालांकि जब बॉस सिद्धार्थ को खुला पैसा देने वाला था तो सिद्धार्थ पहले ही मान के साथ जा चुका था। सिद्धार्थ घर लौट आया और मान को सबसे पहले अपनी मां से मिलवाने ले गया। श्रीमती लांग भी पहले तो मान के आकार को देखकर चौंक गईं। हालांकि यह देखकर कि मान ईमानदार और वफादार था, उसे राहत महसूस हुई। जब सिद्धार्थ ने उन्हें मान के जीवन के अनुभव के बारे में बताया तो श्रीमती लॉन्ग सहमत हो गईं और मान को रहने दिया। मान को बसाने के बाद सिद्धार्थ ने सीधे दवा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अपने घर में ही औषधियों को परिष्कृत करने के लिए इतनी अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया तथा औषधि शोधन की गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। सिद्धार्थ को कमरे से बाहर आने में पूरे 3 दिन लग गए। 3 दिन और 3 रातों के निरंतर शोधन के बाद सिद्धार्थ के हाथ में लगभग 100 फेंगफू गोलियां थीं और वे सभी मध्यम श्रेणी की थीं। फेंगफू गोलियों के अलावा सिद्धार्थ ने रक्त जमावट की गोलियां, क्यूई सभा की गोलियां, जहर से बचाव की गोलियां आदि को भी परिष्कृत किया, जो बाजार में बहुत लोकप्रिय थीं। ये सभी औषधीय सामग्री उधार पर खरीदी गई थी, जिसकी भरपाई के लिए इन्हें गिल्ड को बेच दिया गया था। जब सिद्धार्थ कमरे से बाहर चला गया तो बाओए उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर के साथ आया। सिद्धार्थ ने खुद को रोक न सका और पूछा, बाओए क्या बात है? मास्टर, यह बाओर ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा। बस जो कहना है कहो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो ऐसा है कि इस घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बाओर ने थोड़ी असहजता से कहा। मैं बहुत बड़ा खाने वाला था। श्रीमती लांग जानती थीं कि मान का जीवन कष्टमय है, इसलिए उन्होंने रसोई से और अधिक भोजन तैयार करने को कहा। परिणामस्वरूप 3 दिनों के बाद लांग परिवार द्वारा 1 महीने से अधिक समय के लिए आपूर्ति किया गया लगभग सारा भोजन खत्म हो गया। श्रीमती लांग ने चुपके से एक और आभूषण निकाला और बाओर से उसे बेचने को कहा। बाओर ने सोचा कि इस मामले पर सिद्धार्थ से चर्चा करना बेहतर होगा, इसलिए वह सिद्धार्थ को खोजने आया। सिद्धार्थ ने हंसते हुए बाओर के छोटे से चेहरे पर चुटकी ली और कहा, छोटी लड़की, अच्छा है, तुमने होशियार होना सीख लिया है। मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। बाओर लोंगचेन की निजी नौकरानी है। हालांकि लॉन्ग परिवार इतनी बुरी स्थिति में है, फिर भी वह वहां से जाने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ लंबे समय से उसे अपनी बहन मानता रहा है। मास्टर, आज रात का खाना भी खत्म हो गया है, बाओर ने याद दिलाया। आखिरकार वह पूरे लॉन्ग परिवार की गृह संचालिका थी। अकाउंटेंट को शायद लगा होगा कि लॉन्ग परिवार का कोई भविष्य नहीं है और वह पहले ही वहां से जा चुका था। ठीक है, समझ गया, मैं इसे तुरंत करूंगा। सिद्धार्थ के हाथ में अभी भी कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन वे छोटे सिक्के थे। उसने मैन को बुलाया और दोनों साथ साथ बाहर निकल गए और सीधे अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर चल पड़े। मान को बाहर बुलाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। सिद्धार्थ सिर्फ अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहता था। बुद्धि अनुभव से संबंधित थी और उसमें सुधार की आवश्यकता थी। कीमियागर संघ में प्रवेश करने के बाद सिद्धार्थ सीधे फार्मेसी में गया। जब सिद्धार्थ ने दवाई देने वाले लड़के को दर्जनों मोटी मोटी गोलियां दी तो दवाई देने वाला लड़का लगभग डर गया। उसे अच्छी तरह याद था कि सिद्धार्थ 3 दिन पहले ही दवाइयां ले गया था, तो फिर वह आज गोलियां वापस करने क्यों आया था? सामान्यतः अमृत को पुनः स्थापित होने में लगभग आधे वर्ष से 1 वर्ष तक का समय लगता है, जो कि बहुत तेज है। हालांकि अपने दिल में सदमे के बावजूद वह अभी भी बहुत समर्पित थे और पेशेवर उपकरणों के साथ एक एक करके प्रत्येक गोली का परीक्षण कर रहे थे। 17 मध्यम श्रेणी की गोलियां और 36 निम्न श्रेणी की गोलियां। यद्यपि उसे अपने परीक्षण कौशल पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे अपने ऊपर संदेह था। बार बार पुष्टि करने के बाद पिछली बार सिद्धार्थ द्वारा आगे बढ़ाई गई औषधीय सामग्रियों को संतुलित करने के बाद अभी भी कुछ गोलियां बची हुई थीं।
शिक्षक लोंगचेन, क्या आप इन बची हुई गोलियों का आदान प्रदान औषधीय सामग्रियों के लिए जारी रखेंगे या हमें इनका आदान प्रदान सोने के सिक्कों के लिए करना चाहिए? दवा वाले लड़के ने आदरपूर्वक पूछा। शिक्षक कहलाना अच्छा लगता है, सिद्धार्थ ने कहा। इन सभी को सोने के सिक्कों में बदल दो। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। औषधि देने वाले लड़के ने जल्दी से एक पुस्तिका निकाली जिसमें नवीनतम अमृत बाजार मूल्य अंकित था। वह उपरोक्त मानकों के अनुसार सिद्धार्थ के साथ बिल का निपटान करना चाहता था। गुरु लोंगचेन, कुल 8.17 मिलियन स्वर्ण सिक्के हैं, औषधि बालक ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अल्केमिस्ट गिल्ड एक गैर लाभकारी गिल्ड था और कीमत बहुत उचित थी। यह बाजार मूल्य से केवल 10% कम था, लेकिन इसमें इतने सारे लाभ मिल सकते थे जो इसके लायक थे। इसे मेरे लिए 2 क्रिस्टल कार्ड से बदल दो, एक 2 मिलियन के लिए और बाकी को एक साथ रख दो, सिद्धार्थ ने कहा। जब सिद्धार्थ घर लौटा तो बाओएर पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मास्टर, यंग मास्टर शी फेंग ने आपको एक निमंत्रण भेजा है। फिर उसने सिद्धार्थ को एक लाल निमंत्रण दिया। जब सिद्धार्थ ने इसे खोला तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह पता चला कि शी फेंग एकांतवास से बाहर आ गया था और उसने रक्त जमावट चरण को तोड़ दिया था। उन्होंने सभी के मनोरंजन के लिए जुइंग टॉवर में एक भोज का आयोजन किया था। ऐसा लग रहा था कि अब सही समय आ गया है। बाओएर, यहां एक अच्छी गृहिणी बनो। भविष्य में युवा स्वामी तुम्हारे लिए बहुत सारा दहेज तैयार करेंगे और तुम्हारी शादी शानदार तरीके से करेंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बाओएर के हाथ में एक क्रिस्टल कार्ड थमा दिया। बाओएर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन जब उसने उस पर नंबर देखा तो वह अपने होठों को हाथों से ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। छोटी अमीर औरत, अब से लॉन्ग परिवार को सुधारने का काम तुम्हें सौंपा जाएगा। वैसे जाओ और मां द्वारा गिरवी रखे गए सारे गहने छुड़ा लो। अगर तुम्हें 10 गुना ज्यादा कीमत भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, चिंता मत करो युवा स्वामी। बाओर निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेगा। बाओर ने अपनी अभी भी सीधी छाती थपथपाई और वादा किया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और आहमान के साथ सीधे जुइंग टॉवर की ओर चल पड़ा। जुइंगलो शाही राजधानी में एक बहुत प्रसिद्ध रेस्तरां है। जो लोग यहाँ खाना खाने आते हैं वे या तो अमीर होते हैं या कुलीन। मुख्यतः क्योंकि रेस्तरां का नाम बहुत भव्य है और व्यंजन स्वादिष्ट हैं, यह राजकुमारों और रईसों के लिए पसंदीदा सभा स्थल बन गया है। जुलिंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ी गोल मेज थी जिस पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे, लेकिन वहां हर कोई बस बातें कर रहा था और चॉपस्टिक उठाने का उनका कोई इरादा नहीं था। अचानक उन्होंने एक आकृति को चलते हुए देखा और हर कोई जल्दी से खड़ा हो गया। भाई लॉन, मास्टर लॉन्ग, शी फेंग, फैटी यू और अन्य लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते थे, लेकिन जब उन्होंने सिद्धार्थ के पीछे आहमान को देखा तो वे चौंक गए। शी फेंग को पहले से ही एक मजबूत आदमी माना जाता था, लेकिन आहमान के सामने वह एक छोटा आदमी बन गया। मैं तुम्हें परिचय करा दूं, यह मेरा भाई आहमान है। जब सभी ने सिद्धार्थ का परिचय सुना तो उन्होंने जल्दी से आहमान का अभिवादन किया, लेकिन आहमान ने केवल सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण मुस्कुराई। सिद्धार्थ आ गया और सभी लोग बैठ गए। शी फेंग ने दोनों हाथों से अपना गिलास उठाया और कहा, भाई लॉन्ग, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं शी फेंग अपना सम्मान दिखाने के लिए पहले पीऊंगा। शी फेंग को अपने दिल में सिद्धार्थ की कृतज्ञता याद आ गई। मूलतः रक्त जमावट स्तर तक पहुंचने में कई वर्ष लगते, लेकिन अब यह कार्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। इससे भविष्य में उन्हें काफी मदद मिलेगी और उम्मीद है कि वे उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। हम भाई लॉन्ग के लिए भी टोस्ट करेंगे। फैटी यू ने नेतृत्व संभाला और सभी लोग खड़े हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ द्वारा तैयार की गई दवा प्राप्त की और जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। फैटी यू और हो तियानमिन, जिसे स्कीनी मंकी कहा जाता था, दोनों क्यूई गैदरिंग के पहले स्तर पर पहुंच गए थे। यह सब अकेले सिद्धार्थ द्वारा ही संभव हुआ था और हर कोई सिद्धार्थ के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। ठीक है, चीयर्स, लांगचेन हंसा। चाहे जो भी हो, इन लोगों ने संकट के समय उसकी मदद की थी, इसलिए सिद्धार्थ उन्हें दोस्त मानता था। कुछ पेय पदार्थों के बाद सभी लोग बात करने लगे, सिवाय आहमान के, जो अपना सिर नीचे झुकाए बिना कुछ बोले खाता रहा। सिद्धार्थ ने विशेष रूप से शी फेंग से अधिक व्यंजन ऑर्डर करने के लिए कहा था, लेकिन सौभाग्य से उसने पहले ही आहमान के आने से पहले कुछ खाने के लिए कहा था, अन्यथा फैटी यू और अन्य लोग डर के मारे मर जाते। 3 बार शराब पीने के बाद सभी ने अपने वर्तमान उपचार के बारे में बात की और खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सके।
अब वे सभी साधना कर सकते हैं और परिवार में उनकी स्थिति भी बढ़ गई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खबर कि सिद्धार्थ एक कीमियागर है अब पूरे शाही राजधानी में फैल गई है और हर कोई फैटी यू और अन्य लोगों और सिद्धार्थ के बीच के रिश्ते को जानता है। इसलिए उनके संबंधित परिवारों ने गुप्त रूप से उनसे सिद्धार्थ के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा, जिससे सभी को गर्व महसूस हुआ। जब सब लोग बातें कर रहे थे तभी कदमों की आवाज आई। शीफेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, मैंने बॉस को साफ साफ बता दिया था कि मैंने पूरी मंजिल बुक कर ली है। एक आदमी जो 20 साल का लग रहा था, एक अजीब टोपी और झबरा भौहें पहने हुए सभी की नजर में आया। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आहमान से भी कहा कि वह पीछे मुड़कर न देखे। संयोगवश उन दोनों की पीठ उस आदमी की ओर थी। उस आदमी के आने के बाद उसके पीछे एक आदमी आया जिसका चेहरा कड़वा था, जो रेस्तरां का मालिक लग रहा था। उन सभी को बाहर जाने के लिए कहो, अन्यथा वे स्वयं परिणाम भुगतेंगे। उस आदमी ने सिद्धार्थ और अन्य लोगों की ओर देखे बिना ही अहंकार पूर्वक कहा। जाहिर है उसका मतलब यह था कि दुकानदार को लोगों को भगाने देना चाहिए, मानो उन्हें भगाने से उसका दर्जा कम हो जाएगा। अरे क्या तुमने देखा? किसी के सिर पर बालों का एक गुच्छा है, दुबले पतले बंदर ने फैटी यू से फुसफुसाते हुए कहा। यद्यपि वह धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि वहां उपस्थित सभी लोग स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। वह आदमी एक लंबी टोपी पहने हुए था जिसके आगे का हिस्सा बाहर निकला हुआ था। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब स्किनी मंकी ने इसका जिक्र किया तो उन्हें पता चला कि यह सच है, बिल्कुल वैसा ही। अरे इसमें बड़ी बात क्या है? ऐसा जरूर होगा कि उसके पिता ने बहुत सारे बुरे काम किए होंगे और इसलिए वे शापित थे। फैटी यू ने उस आदमी की ओर देखा और कुछ तिरस्कार के साथ दुबले पतले बंदर से कहा। क्यों? दुबले पतले बंदर ने कुछ उलझन के साथ पूछा। तुम बहुत मूर्ख हो। क्या तुमने किसी को यह श्राप देते नहीं सुना कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक ऐसे बेटे को जन्म दोगे जिसके सिर पर जीजी उगेगा? ओह, यह एक अच्छा विचार है भाई। मैं आपकी सलाह के लिए आभारी हूं, दुबले पतले बंदर ने प्रशंसा के साथ कहा। जो दुकानदार उसके पीछे आया था वह इतना डर गया जब उसने देखा कि हर कोई उस व्यक्ति का उपहास कर रहा है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से शीफेंग को आंख मारी। दुर्भाग्य से शीफेंग, जिसकी दुकानदार के साथ कुछ दोस्ती थी, ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कि उसने यह सब देखा ही न हो। वह आदमी अचानक ठंडा पड़ गया और फैटी यू को ठंडी निगाहों से देखने लगा। तुम मोटे सुअर, क्या तुम मौत की तलाश में हो? फैटी यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई अपने कड़वे चेहरे को देखो। भले ही मैं भाग्य नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि या तो आपके पिता या आपकी मां मर चुके हैं। इस समय आपके लिए यहाँ खाना पीना उचित नहीं है। यह सही है, यह बहुत अनुचित है। इस तरह के बेटे को दीवार पर चित्रित करना बेहतर होगा। बकवास बंद करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वह कांप रहा है? अगर तुम बात करते रहे तो क्या होगा अगर उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा? हम कैसे पी सकते हैं? जैसा कि कहा जाता है, सामूहिक शक्ति महान होती है। यह देखकर कि फैटी यू और दुबला बंदर एक ही धुन गा रहे थे, वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। अब उन्हें अंततः एक अवसर मिल गया था, उन्हें अपनी ताकत का योगदान देना था। तुम मौत की तलाश में हो, आदमी चिल्लाया और उसके हाथ में एक लंबा कोड़ा दिखाई दिया। कोड़ा तेज हवा के साथ सीटी बजाता हुआ अपने साथ एक भयंकर जानलेवा इरादा लेकर आया, जो कोड़े की सीमा के भीतर सभी को कुचलता हुआ उन्हें अपने घेरे में ले रहा था। शीफेंग लंबे समय से तैयारी कर रहा था। जब उसने देखा कि वह आदमी हमला करने की तैयारी में है तो वह पहले से ही हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपनी कमर से हाथ बढ़ाकर तलवार से वार किया। धमाका! लंबी तलवार और नरम कोड़ा एक दूसरे से टकराए, जिससे जोरदार धमाका हुआ। शीफेंग को अचानक एक बहुत बड़ा बल महसूस हुआ और पूरा व्यक्ति उड़ गया और सीधे इमारत के खंभे से टकराया, जिससे पूरा रेस्तरां हिल गया। शीफेंग के चेहरे पर लाली आ गई, जो इस बात का संकेत था कि उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे और खून तेजी से बह रहा था। वह वास्तव में एक ही वार में घायल हो गया था। भाड़ में जाओ अछूत! तिरस्कारपूर्ण भाव के बाद लंबा कोड़ा एक जहरीले ड्रैगन की तरह सीधा हो गया, एक तेज तलवार की तरह, और सीधे शीफेंग के दिल में जा लगा। इससे सभी लोग हैरान हो गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह आदमी इतना क्रूर था। यह स्पष्ट था कि वह शीफेंग को मारना चाहता था। लंबा कोड़ा बहुत तेजी से आया और शीफेंग के लिए चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे लगा कि वह मरने वाला है, स्नैप!
एक बड़े हाथ ने कोड़े को कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी ने जहरीले सांप के महत्वपूर्ण सिरे को चुटकी से दबा दिया हो, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया हो। भाई लांग, सभी ने जयकार की। सिद्धार्थ अब शी फेंग के सामने खड़ा था, एक हाथ में कोड़ा कसकर पकड़े हुए। उसने उस आदमी को धरती के किसी सम्राट की तरह ठंडेपन से देखा। यह आप है? जब उस व्यक्ति ने सिद्धार्थ को देखा तो वह चौंक गया। बहुत अच्छा, तुम्हें अब भी मेरी याद है। सिद्धार्थ के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसने अचानक अपने हाथ पर बल लगाया। झबरा भौहों वाले व्यक्ति को एक मजबूत बल आता हुआ महसूस हुआ और वह अनायास ही सिद्धार्थ की ओर उड़ चला। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ की शक्ति इतनी महान होगी कि वह रक्त जमावट के पहले स्तर पर एक मजबूत आदमी भी इसका विरोध नहीं कर सकेगा। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा और उसने इस बल का उपयोग सिद्धार्थ की ओर उड़ने के लिए किया। एक पैर उठाया और सीधे सिद्धार्थ की छाती पर जा लगा। उनकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि वह चकाचौंध करने वाली थी। यह देखा जा सकता है कि वह एक असली मास्टर है। उसे अपनी ओर दौड़ता देख सिद्धार्थ ने भी अपने पैर से उसे लात मारी। गति तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ कि आदमी की लात सिद्धार्थ की छाती पर लगी और उस आदमी की जांघों के बीच में जोरदार लात लगी। किसी चीज के फटने की आवाज सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के पैरों में ठंडक महसूस हुई और उनकी पीठ के बाल खड़े हो गए। आह! पूरे रेस्तरां में चीख गूंज उठी। जिस किसी ने भी चीख सुनी वह भयभीत हो गया, लेकिन ऐसी चीख भी उस आदमी के दर्द को व्यक्त करने में असमर्थ थी जो उस व्यक्ति का चेहरा देखकर दुखी हो रहा था। धमाका! गुस्से से भरे उस आदमी ने खंभे पर जोर से टक्कर मारी। जोरदार धमाका हुआ और उछलकर वापस आ गया। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया था और वह जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहा था। हिंसक लुढ़कन के कारण आदमी की टोपी अचानक गिर गई। फैटी यू और अन्य लोग अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। महान जिया साम्राज्य से एक आदमी की टोपी गिर गई और एक बहुत ही अजीब जूड़ा दिखाई दिया जो चोटी की तरह खड़ा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी टोपी इतनी अजीब थी। वह जूड़ा महान जिया साम्राज्य का प्रतीक है, लेकिन केवल कुलीन लोग ही ऐसा जूड़ा पहनते हैं। एक क्षण के लिए सभी एक दूसरे को देखने लगे, मानो आज उन्होंने कोई बड़ी आपदा कर दी हो। दक्सिया और फेंगमिन अच्छे देश थे और इस तरह का व्यवहार राजनयिक संबंधों को प्रभावित करेगा और अपराध बहुत गंभीर था। जमीन पर लौटते हुए उस आदमी को देखकर सिद्धार्थ को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कोड़ा आहमान को दिया और कहा, उसने तुम्हें कोड़े से मारा था और अब तुम भी उसे जवाब दो। उसे मारूं? मेरी हिम्मत नहीं है, आहमान ने झिझकते हुए कहा। सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते? मैं उसे हरा दूंगा। सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ता देख आहमान अचानक चौंक गई। बचपन से ही उसे केवल पीटा गया था और यह पहली बार था जब उसने किसी को पीटा था। वह चाबुक हाथ में लेकर बहुत देर तक हिचकिचाता रहा और उसे घुमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मार्क लांगचेन चिल्लाया। उसे आहमान को वह कदम उठाने के लिए मजबूर करना था, अन्यथा उसे जीवन भर परेशान किया जाता। ठीक है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। आहमान ने गहरी सांस ली और उस आदमी को कोड़ा मारा। आउच! एक चीख। हालांकि चीख झबरीली भौहों वाले आदमी की नहीं, बल्कि आहमान के सबसे करीबी व्यक्ति की थी। अरे भाई, तुम किसे मारने जा रहे हो? वह व्यक्ति खुद को रोने से नहीं रोक सका और उसने अपनी जांघ को छुआ जो पिटाई से चोटिल हो गई थी। आहमान शर्माए बिना न रह सका। उसने पहले कभी चाबुक का इस्तेमाल नहीं किया था। वह चीज नरम थी और वह बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा सकता था। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं मारा, लेकिन उसने अपने पड़ोसी को खरोंच दिया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। यह बच्चा अच्छी तरह प्रशिक्षित था। चलते रहो, सिद्धार्थ चिल्लाया और सभी लोग 3 मीटर से भी अधिक दूर भाग गए। केवल उस दूरी से ही उन्हें सुरक्षित महसूस होता था। स्नैप! इस बार आहमान बहुत अच्छा था और उसने चाबुक का उपयोग करने में कुछ तरकीबें खोज ली थीं, लेकिन चाबुक झबरा भौहों वाले आदमी से 8 फीट दूर था। उसने अपनी जांघों को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था, इसलिए उसके पास आहमान के हल्के हमले की परवाह करने का कोई समय नहीं था। भाई लांग, इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा। सिद्धार्थ का बदसूरत चेहरा देखकर आहमान ने जल्दी से कहा और उस आदमी को मारने के लिए कोड़ा उठाने ही वाला था। इसी समय एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। वह व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक उम्र का लग रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबा जख्म का निशान था और वह अत्यंत भयंकर दिख रहा था। रुकना!
उस आदमी ने देखा कि झबरीली भौहों वाला आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और आहमान कोड़ा पकड़े हुए है, और वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका और जोर से चिल्लाया, अगर तुम कहते हो रुको तो रुको, मुझे मारो। सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने लड़ने के लिए कहा है, आहमान ने अब और संकोच नहीं किया और उस आदमी को फिर से कोड़े मारे। तुम मौत की तलाश में हो। जब उस आदमी ने देखा कि आहमान अभी भी हमला कर रहा है तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने पैर हिलाए और हवा के झोंके में बदलकर आहमान की ओर झपटा। चले जाओ। सिद्धार्थ ने एक कदम आगे बढ़ाया, उस आदमी को रोका और एक मुक्का मारा। जब उस आदमी ने देखा कि सिद्धार्थ उसे रोक रहा है तो उसने अपनी भौहें उठाईं और एक मुक्का भी मारा। धमाका! दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, जोरदार धमाका हुआ और ऊर्जा फूट पड़ी, लेकिन जख्मी आदमी को झटका इस बात से लगा कि उसका मुक्का उसके सामने खड़े पतले आदमी को पीछे धकेलने में असमर्थ था, जो एक विद्वान जैसा दिख रहा था। स्नैप! इस समय आहमान का कोड़ा आखिरकार गिर गया, जिससे हल्की सी आवाज आई। पहले तो वह उस आदमी के नितंब पर वार करना चाहता था, लेकिन उसका निशाना बहुत खराब था और उसने सीधे उसके चेहरे पर वार कर दिया, और सौभाग्यवश कोड़ा सीधे उसकी नाक पर लगा। हालांकि आहमान को चाबुक का इस्तेमाल करना नहीं आता था, फिर भी उसमें कुछ ताकत थी, जिससे उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। जब उस जख्मी आदमी ने यह देखा तो वह क्रोध से पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, सिद्धार्थ को दूर धकेलने की कोशिश की। यह देखकर सिद्धार्थ ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। उसके पैरों के तलवे पर स्थित फेंगफू सितारा हिल गया और भयानक आध्यात्मिक शक्ति बाढ़ की तरह फूट पड़ी और उसके शरीर की सारी ताकत फट गई। क्रैक! दोनों पुरुषों की मुट्ठियां टकराईं, लेकिन भयानक बल उनके पैरों के नीचे फर्श की टाइलों के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था और वे टूट गए और मकड़ी के जाले की तरह फैल गए। शी फेंग और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। यह कैसी शक्ति है? लांग चेन किस प्रकार की खेती है? वह अथाह गड्ढे के समान क्यों है? जब जख्मी आदमी ने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी उसकी शक्ति का विरोध करने में सक्षम है तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों से हत्या की मंशा फूट पड़ी। धमाका! आदमी का खून फूट पड़ा और खूनी आभा लगभग नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। भयावह ऊर्जा के कारण हवा भारी हो गई और उसके आसपास के लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। रक्त जमने की मध्य अवस्था। सभी लोग भयभीत थे। रक्त जमावट की मध्य अवस्था में केवल एक मजबूत व्यक्ति ही रक्त को इस सीमा तक संघनित कर सकता है। मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को पहले से 9वें स्वर्ग तक 9 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहले से तीसरे स्तर प्रारंभिक चरण हैं, चौथे से छठे स्तर मध्य चरण हैं, 7वें से 9वें स्तर अंतिम चरण हैं, और उसके सामने खड़ा जख्मी आदमी जो इस समय अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल रहा था, वास्तव में रक्त जमाव के मध्य चरण में एक मजबूत आदमी था। एक जोरदार धमाके के साथ सिद्धार्थ को ऊर्जा और रक्त का उछाल महसूस हुआ और वह 10 फीट से अधिक पीछे गिर गया। वह अपनी छाती में हल्का दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अंततः उसे अपना लक्ष्य मिल गया। वह अपने सामने खड़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ मन ही मन हैरान हो गया। जख्मी आदमी ने एक मुक्का मारकर लोंग चेन को उड़ा दिया, फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई लांग को मारने की? अचानक गड़गड़ाहट जैसी गर्जना सुनाई दी, जिससे सभी के कान के पर्दे गूंज उठे। एक रक्तिम चमक वाली मुट्ठी तीव्र शक्ति के साथ जख्मी आदमी की ओर टूट पड़ी।